2,500 करोड़ का ये आईपीओ, जिसके अंदर लेट राकेश झुनझुनवाला सर की वाइफ रेखा झुनझुनवाला का भी इन्वेस्टमेंट है, और साथ ही साथ झुनझुनवाला ट्रस्ट का भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं, कितने पैसे कंपनी को उठाने हैं, और साथ ही साथ ओएफएस और फ्रेश इशू का क्या इधर स्प्लिट है। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ का, जिसको हम लोग IKS हेल्थ भी बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कुछ कंपनी का कुछ अगर हम लोग यहाँ पर आईपीओ की डेट्स देख लेंगे सबसे पहले, तो आप देखोगे आईपीओ शुरू होगा 12 तारीख को, यानी कि गुरुवार को, और ये चलेगा 16 तारीख तक, क्योंकि बीच में सैटरडे और संडे भी आ रहा है। 17 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी। जिन जिन लोग का आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं हुई है उन लोग को 18 तारीख को पैसे उन लोग का जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। और जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट हो गई है 18 तारीख के दिन ही वो लोग के डीमैट अकाउंट पे शेयर्स भी आ जाएंगे, और 19 तारीख के दिन 19 दिसंबर को ये शेयर्स जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। 1 रुपये की फेस वैल्यू पर आ रहा है, यानी कि ऑलरेडी ये स्प्लिट होकर आ रहा है। प्राइस बैंड जो है वो है 1265 टू 1329। अगर अप्लाई करना है तो 1329 पर ही अप्लाई करेंगे। 11 शेयर्स का एक लॉट बनते हैं, वो बन के हुए आ रहा है, यानी कि आप एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको उसके अंदर 11 शेयर्स मिलेंगे। अभी जो टोटल इशू साइज़ है वो है लगभग 2,500 करोड़ का, यानी कि 2,497 करोड़ का, और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जाएगा, 100% ऑफर फॉर सेल है। इस बात का हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये मुझे यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। बाकी हम लोग आगे भी और कंपनी का डिटेल्स देखेंगे तो उस हिसाब से हम लोग को और भी समझ में आ जाएगा। QIB को अगर हम लोग देखेंगे तो 75% का कोटा मिला है, रिटेल्स वालों को 10% का, और HNI वालों को 15% का। रिटेल वाले लोग अगर मैक्सिमम आप 13 लॉट में एंट्री बना सकते हो या ट्रेड ले सकते हो अपना, जो कि आपका 2 लाख के अंदर चले जाएगा। जो भी एप्लीकेशन का अमाउंट है, 2 लाख के ऊपर के आप एप्लीकेशन डालोगे तो वैसे आप HNI कैटेगरी में चले जाओगे। अभी अगर यहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट प्रमोटर्स की बात करेंगे तो प्रमोटर्स कौन कौन है कंपनी में? सचिन गुप्ता है, रेखा झुनझुनवाला है जो कि राकेश झुनझुनवाला की वाइफ है, और ये झुनझुनवाला ट्रस्ट भी है। ठीक है, और आईपीओ के पहले ये लोग के पास लगभग 70% की वो प्रमोटर के पास होल्डिंग है, और आईपीओ के बाद 60% की होल्डिंग हो जाएगी, यानी कि 10% की होल्डिंग ये लोग अपनी घटा रहे हैं। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। चलिए अभी कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं, उससे हम लोग को और आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, और साथ ही साथ ये कौन से सेक्टर में चल रही है। अभी 2006 में ये कंपनी बनी हुई थी, इसका जो दूसरा नाम है वो IKS है, जैसे कि मैंने बताया। अभी ये क्या करती है, ये इधर हेल्थ का डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को हेल्प करती है वो लोग के पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए। साथ ही साथ क्लिनिकल सपोर्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट, और वर्चुअल मेडिकल स्क्राइबिंग एंड मोर भी हेल्प करती है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम कर रही है। ठीक है, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स लोगों को, वो लोग को पेशेंट्स मैनेज करने के लिए, और साथ ही साथ वो लोग का एडमिन जो टास्क रहता है, ठीक है, वो सब टास्क के लोगों को हेल्प कर रही है। ठीक है, अब ये लोग का क्या क्या है, ये लोग का सर्विस में क्या क्या है, आउट पेशेंट सर्विसेज है और इन पेशेंट केयर सर्विस है। ठीक है, अभी आउट पेशेंट सर्विस में क्या हो गया, ये लोग का एम्बुलेंस प्रोवाइड करना, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, जिसके अंदर मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट को मतलब हॉस्पिटल में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदर फैसिलिटी इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन, कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, रिहेबिलिटेशन, इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट सर्विस, ये सब भी ये लोग करके देते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल के बिहाफ पे। ठीक है, और दूसरा जो है इम पेशेंट केयर रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट हु हैव बीन एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी रिक्वायरिंग एन ओवरनाइट स्टे और एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। ठीक है, अभी कैसा होता है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में यूजुअली काफ़ी ज़्यादा पेशेंट रहते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो सारे पेशेंट को चेकअप कर सके। तो ये लोग के पास अच्छे खासे स्टाफ रहते हैं, मतलब ये लोग के पास, ये लोग प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं, ये लोग हॉस्पिटल के लिए एक थर्ड पार्टी एजेंसी है, जो लोग ऑब्वियसली प्रोफेशनल ही है। वो लोग ऐसा नहीं कि किसी भी उठे सुठे बंदे को मतलब पेशेंट की ध्यान रखने के लिए लोग बोल देंगे, बट ये लोग भी प्रोफेशनल लोग ही, बस ये लोग हॉस्पिटल के बिहाफ पे लोग काम करते हैं, और हॉस्पिटल से जो भी ये लोग अपना मार्जिन कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लोग के पास कोई भी ऐसा पेशेंट्स स्पेसिफिकली लोग के पास जाके ट्रीटमेंट नहीं करवाता है। ठीक है, तो एक हिसाब में हम लोग इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 30 सितंबर 2024 तक के पास, ये 30 सितंबर 2024 तक के पास ये लोग के पास 778 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडिंग हेल्थ सिस्टम, मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल ग्रुप्स एंड अदर आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट प्रोवाइडर्स।
की क्लाइंट्स लोग के बड़े बड़े क्लाइंट कौन से हैं? मास जनरल, ब्रिंघम इनकॉर्पोरेटेड, टेक्सास हेल्थ केयर PLLC एंड GI अलायंस मैनेजमेंट। अभी ये सब देख के तो लग रहा है ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल में भी ये लोग का प्रेजेंस है, क्योंकि टेक्सास हेल्थ केयर US की एक अच्छी बड़ी एक रेप्यूटेड कंपनी है। ठीक है, द कंपनी हैज़ अ टीम ओवर 13,528 एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग 2612 क्लिनिकली ट्रेंड प्रोफेशनल। जैसा कि मैंने कहा कि भाई ये लोग के जो क्लिनिकली ट्रेंड प्रोफेशनल्स ही होंगे यूजुअली। ठीक है ना, कंसल्टेटिव सेल्स फोर्स ऑपरेटिंग इन US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 जगह पे भी ये लोग के सेल्स और सेल्स वाले बंदे लोग भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप प्लेटफॉर्म विद डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग्स अक्रॉस द आउटपेशेंट एंड इनपेशेंट केयर, वैल्यू चेन सर्विंग की स्टेक होल्डर सच एज पेशेंट, फिजिशियंस, नर्सेज एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये लोग का ऑब्वियसली ये लोग किसको सर्व कर रहे हैं? ठीक है, ये लोग कर रहे पेशेंट्स लोग को सर्व कर रहे हैं, फिजिशियंस लोग को, नर्सेज लोग को, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग के मेन जो भी है स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर्स यानी कि आप किसको केटर कर रहे हो। ठीक है, लेवरेजिंग डिजिटल एवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट सस्टेन्ड वैल्यू बेस्ड ऑन आउटकम्स डिलीवर्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड अमॉन्ग्स्ट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिशियंस, सस्टेनेबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल ऑफरिंग क्लाइंट्स फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट सेविंग्स एंड हाई टच 215 engagement through access to project executive sponsors and leadership teams creating क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर बिजनेस क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो ट्राई करता ही है, जो कि लोग ने भी इधर ऑलरेडी बताया है। अभी सबसे पहले तो हम लोग इधर फाइनेंशियल्स देख लेते हो, तो फाइनेंशियल से हम लोग को और आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी बारी इंडस्ट्री थोड़ी सी पेचीदा लगती है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, एक बहुत ही अलग बिजनेस मॉडल लगता है। बट फाइनेंशियल एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, अप्लाई करना है नहीं करना है, वो सब हम लोग को फाइनेंशियल्स ही बता देंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे फुल ईयर और यहाँ पर 2 क्वार्टर का है, इसको हम लोग इंटू 2 में इसका ये वाले साइड का हम लोग जो भी चेक कर लेंगे। तो पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एसेट्स से और लगभग 800 करोड़ के बढ़कर लगभग 1000 करोड़ के हो गए, तो अच्छा खासा इंक्रीज़ आया। और उसके बाद एसेट्स को 3 गुना कर दिया, जो कि 3000 करोड़ के हो गए। अभी यहाँ पर ये एक क्वार्टर में 200 करोड़ के एसेट्स कम हो गए। ठीक है, ये बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। रेवेन्यू की बात करेंगे तो पहले ऑलमोस्ट 800 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 1000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, बढ़कर 1800 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। अभी अगर ये 1300 करोड़ तो अभी है, अगर इसको हम लोग इंटू 2 कर देंगे तो 2600 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग ये साल क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो पहले 230 करोड़ का था, फिर उसके बाद बढ़कर 300 करोड़ का हो गया, फिर से बढ़कर 370 करोड़ का हो गया, अभी यहाँ पर 208 करोड़ है। अगर मैं भी इसको इंटू 2 में कर दूँ तो लगभग 420 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। तो डेफिनेटली ग्रोथ तो आ रहा है। अगर हम लोग क्या कहते हैं इसकी बात भी करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन की बात भी करेंगे, तो आराम से लगा 20-22% का प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, 18 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन आराम से बढ़ रहा है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 630 करोड़ के रिजर्व्स थे, वो बढ़कर 811 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, फिर से वो बढ़कर 1150 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, और यहाँ पर 1350 करोड़ के रिजर्व्स अभी है। बोरोविंग्स 2024 वाले साल में जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें ही ये लोग के बोरोविंग्स थी, लगभग 1200 करोड़ की बोरोविंग्स थी, वो घटकर अभी 830 करोड़ की बोरोविंग्स हो गई। तो यहाँ पर से जो एसेट कम हुए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ गए हैं, ये हम लोग को यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, अभी फिनेंशियल तो कंपनी के फिलहाल अच्छे लग रहे हैं मुझे। फिनेंशियल में कांस्टेंट ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी मतलब ग्रोथ है, कांस्टेंट है, लोग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बोरोविंग्स बड़ी थी बट उसके बाद फिर भी बोरोविंग्स को भी घटा दिया गया है, रिजर्व्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली लोग ग्रो कर रहे हैं, वो सब कुछ फिलहाल अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी जो है वो 22,800 करोड़ की कंपनी है, तो डेफिनेटली ये एक लार्ज कैप कंपनी कंसिडर होगी। ROE की बात करेंगे तो 32% का ROE है, ROCE भी 31.56 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 19 टाइम्स का है, जो कि थोड़ा थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ये 10 से 14% के आसपास रहता, 10 से 14 टाइम्स के आसपास रहता, तो ये ठीक ठाक सा एक रहता। ठीक है, आइडियली उससे कम रहना चाहिए था, बट 10 से 14% भी एक ठीक ठाक सा नंबर है। पैट मार्जिन की बात करेंगे, जैसा हम लोग ने डिस्कस करता 20% का लगा पैट मार्जिन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। ठीक है, अभी अगर हम लोग EPS की बात करेंगे तो पहले IPO के पहले 21.59 का था, और पोस्ट IPO 24.31 का हो जाएगा। और अब इसकी PE रेशियो की बात करेंगे तो IPO के पहले 61.55 का था, और पोस्ट IPO 54.66 का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि कंपनी का 1 रुपया भी नहीं जा रहा है। तो अभी चले कंक्लूजन के पास आते हैं। अभी देखो
कंपनी में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी है। सिर्फ एक ही चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी ऑब्वियसली, ये जो है जो भी पूरा पैसा ऑफर फॉर सेल पे है, 100% का पैसा ऑफर फॉर सेल पे है और कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जा रहा है। बाकी अच्छी चीज़ ये लगी, कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छा है, कांस्टेंट ग्रोथ है फाइनेंशियल्स में। ठीक है, फाइनेंशियल्स में कांस्टेंट ग्रोथ है, प्रॉफिट्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। एसेट डिप हुआ है लेकिन इतने ज़्यादा डिप नहीं हुआ है, क्योंकि एसेट डिप हुआ है तो साथ ही साथ बोरोविंग्स भी डिप हुई। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी इसके अंदर पंगा कैसे मालूम, अभी देखो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो लोग यूजुअली तभी अपना माल बेचते हैं, मतलब वो लोग अपना माल बेच देते हैं और फिर उसके बाद तभी रिटेल लोग एंटर करते हैं। ठीक है, रिटेल लोग हमेशा यूजुअली तभी एंटर करते हैं जब बड़े प्लेयर लोग अपना माल बेच देते हैं। ठीक है, एफ आई आईज हो गए, ठीक है, डी आई आईज हो गए, ये सब बड़े बड़े लोग, प्रमोटर लोग, ये लोग सब लोग अपना माल बेचने के बाद यूजुअली बेचते हैं। वो लोग किस लोग को बेचते हैं, रिटेल लोग को बेचते हैं। ठीक है, रिटेलर्स लोग को बेचते हैं और रिटेल लोग यूजुअली ऐसी कंपनीज में फंस जाते हैं। अभी मैं तो नहीं कहूँगा कि अभी ऑब्वियसली जो झुंझुनवाला जो ट्रस्ट है वो लोग अपने को फंसा रहे हैं या जो भी ऐसा कह रहे हैं, बस ये चीज़ है कि 60% का इधर होल्डिंग हो रहा है और पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जा रहा है। सिर्फ वही एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। बाकी और रिटेल वालों के पास वैसे भी 10% का ही कोटा है, ज़्यादा कोटा है नहीं। तो आइडियली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पर्सनली इसके अंदर अप्लाई करने से अच्छा मैं जो अपना फ़ंड है वो फंड में किसी और आईपीओ में डालने का सोच सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अगेन, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स तो एक नंबर है। या तो मैं कैसा कर सकता हूँ कि जैसे ही ये स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाएगा उस टाइम पे मैं अपना क्या बोलते हैं पोजीशंस बनाने का सोच सकता हूँ। ये मेरा फ़िलहाल थिंकिंग चल रहा है। मैं फ़िलहाल तो अभी तक मैं खुद मिक्स्ड फीलिंग्स में हूँ कि मैं अप्लाई आईपीओ में अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो तो एकदम तगड़ा लग रहा है मुझे। ठीक है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, फार्मा इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये सब तो ग्रोइंग इंडस्ट्री ही है। डेफिनेटली मतलब आगे ही और ज़्यादा ग्रो करेंगी, टेक्नोलॉजी वो सब और आएगी तो ग्रो करेंगे। साथ ही साथ झुंझुनवाला फैमिली का बैकिंग भी है, ऑब्वियसली उन्होंने इन्वेस्ट करा था तो कुछ सोच समझ के ही इन्वेस्ट करा रहेगा, राइट। तो वो सब भी अच्छा है। सिर्फ वही ये जो एक था, ये एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, टोटल इशू साइज़ वाला जो ऑफर फॉर सेल वाला। और दूसरा जो रिटेल के पास जो कोटा है वो सिर्फ और सिर्फ 10% का है। यूजुअली हम लोग देखते हैं रिटेल के पास 25% से 35% का कोटा रहता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा अलॉटमेंट मिलने का ना पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर मेरा फंड्स 15,000 रुपये के आसपास मेरा फंड्स ब्लॉक हो जाएगा, तो वो मैं किधर और यूज़ नहीं कर पाऊंगा दूसरे अलग आईपीओ में, करेक्ट। अभी इसी आईपीओ के टाइम पे एक दूसरा आईपीओ भी आ रहा है जिसका वीडियो भी चैनल पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे वो कंपनी अच्छी लग रही है तो मैं उसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकता हूँ, या फिर वो 15,000 रुपये मैं किधर और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना और कमेंट और शेयर भी कर देना वीडियो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।